Hello, good afternoon, everyone. I hope you all are good. So, in today's class, what we are going to read, as I said yesterday, like in the previous class, I said you all कि next class में what we will be doing. सबसे पहले हम लोग Earth's magnetism से some question we will be taking, and after that we will be going through electromagnetic induction, right? So let's start with it. Now, what we will be reading in EMI today, Faraday's law of EMI, we will be covering, and after that, we will go through Lenge's law. Okay, this is very important from the point of view of solving questions. ठीक है, अगर हमें EMI से maximum questions solve करने हैं, we should know Lenge's law. Okay, अब आप देखो आगे recall test. So एक्चुअली हर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं रिवाइज करती हूँ प्रीवियस क्लास को. सो प्रीवियस क्लास को रिवाइज करने के लिए आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, दैट इज योर रिकॉर्ड टेस्ट. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन हियर. लेट मी नो थ्रू चैट सेक्शन व्हाट आंसर्स यू आर गेटिंग. ओके, तो जल्दी से बताओ. व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल है विच इज फ्री टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर? Important point is it is free to move in a horizontal plane. Done. And that is kept near the North Pole. In which direction will the needle point out? Yani ki let it be the Earth. So on the North Pole of Earth, near the North Pole of Earth, what is happening? There is a magnetic needle that is free to move in horizontal plane. तो हमें ये बताना है कि ये जो needle है वो किस direction में point out करेगा. ठीक है, तो जल्दी से बताओ. Anyone? Come on, yaar. Anyone, let me know the answer. Okay. So if you're not getting, I have told you in the previous class कि जो Earth का जो magnet है वो एक कुछ ऐसे है ना. उसका जो magnet का नॉर्थ पोल है वो किधर है? जियोग्राफिक साउथ की तरफ. और जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो किधर है? जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ, है ना. सो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज गोइंग आउट एंड एट दिस पॉइंट इज कमिंग इन लाइक दिस, है ना. ऐसा ही था. डन. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक नीड, और हमने ये भी बताया था कि जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो किसी एक डायरेक्शन में अलाइन होता है ना. और वो डायरेक्शन क्या होता है? मैंने बताया था कल के प्रीवियस क्लासेस में, मैंने डिस्कस किया है कि जो मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल क्या है? एक मैग्नेट से बनी हुई चीज है. सो ये एक डाइपोल होगा, और अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैंने बार बार बताया है कि अगर अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वो नेचुरली किधर अलाइन होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो वो किधर अलाइन होगा? नेचुरली टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, समझ रहे हो? और यहाँ पे अब ध्यान से देखो क्या होगा, किधर अलाइन होगा. यानी कि अगर तुम्हारा निडल जो है वो यहाँ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, है ना. बट हो सकता है या नहीं, दैट्स तो ऑल्सो क्वेश्चन. उसकी कैपेबिलिटी वो है या नहीं. कहने का मतलब कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक निडल है वो फ्री टू मूव है हॉरिजॉन्टल प्लेन.
तो यहाँ पे जो निडल रखा हुआ है, वो जो निडल है वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना, फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट इट कांट गो इन द वर्टिकल प्लेन। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, पोलर रीजन पे मैंने बताया था कि जो जैसे मैंने ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल होगा। तो जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर दिख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही दिख रहा है, यानी कि BH 0 है। डन। BV क्या है तुम्हारा, इक्वल टू, सॉरी, BV इज इक्वल टू B नेट। ठीक है, कहने का मतलब कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग BV, तो मेरा मैग्नेटिक नीडल किधर जाना चाहिए, अलोंग BV। लेकिन जो मेरा नीडल है दैट इज ओनली फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे तो अलाइन हो नहीं सकता, क्योंकि वो इसी प्लेन में बस घूम सकता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो नीडल है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ पॉइंट आउट नहीं करेगा, क्योंकि इट इज नॉट केपेबल ऑफ डिपिंग डाउन। अगेन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि BH हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 0। यानी कि अगर वो सिर्फ फ्री टू मूव हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो वो किसी भी डायरेक्शन में रह सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, 0। BH यहाँ पे क्या है, 0। सो इन विच डायरेक्शन विल इट पॉइंट आउट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एनी डायरेक्शन। समझ रहे हो? सो दिस इज द थिंग दैट यू नीडेड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो तो तुम इजीली कर लोगे, वहां पे सिंपली यू नीड टू पुट द फॉर्मूला, बट द थिंग इज कि जहां पे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग रखनी है वो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है? So now there is one more question. So this is again very easy if you have understood the first one. So let me know what is your answer this time. Okay, JNV Bhavnagar. I got one answer, and that is correct. So the needle is now free to move in the vertical plane. So if it is free to move in the vertical plane, and also our magnetic field at the pole is in which direction? Is along BV only. BH is what? 0. BV is equal to what? B net. So my magnetic field will simply dip down. ठीक है, वो किधर हो जाएगा, इधर, है ना, and it is free to move in vertical plane. So definitely it will go down like this. Okay, very good. So I hope you all have understood earth magnetism. ये clear हो गया है सबका. So आज की class में what we are going to read? We are going to read basically EMI, है ना, वो मैंने पहले बता दिया. So EMI में we are going to read two things. Faraday's law of induction. First we will be discussing, and then we will discuss Lenge's law. ठीक है, जो लोग late join किए हो उनके लिए. ठीक है. So Faraday's law we will discuss first, and then we will go on to Lenge's law. So basically Lenge's law से ही तुम्हें questions ज्यादा मिलेंगे. Faraday law is basically theory. From Lenge's law you will be getting more number of questions. तो चलो करते हैं. ठीक है. So magnetic flux, we need to understand this first. तो magnetic flux देखो होता क्या है. We all have studied electric flux, है ना. जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे, we have studied electric flux and also Gauss's law, है ना. सेम थिंग इज हियर, रेप्लिकेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और एक प्लेनर बॉडी है. दिस इज अ प्लेनर बॉडी, राइट. दिस इज अ प्लेनर बॉडी. प्लेनर मीन्स 2D बॉडी है. ठीक है. इसके थ्रू क्या जा रहा है तुम देख लो, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसको कट करके बाहर की तरफ जा रहे हैं. सम फील्ड लाइंस आर नॉट कटिंग इट, जैसे ये देख लो,
ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट कर रहा है इसको, डन। सो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या बोलता है कि कोई भी जो तुम्हारे पास सरफेस है, कोई भी प्लेन सरफेस है, उससे कितना अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रहा है, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रही थी तो तुम लोगों को बताया था कि कलेक्शन ऑफ रेन को ध्यान में रखो कि बारिश हो रही है और तुम्हें क्या करना है, बारिश को कलेक्ट करना है। तो तुम अपने जो तुम्हारे पास कंटेनर है उसको कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे तो मैक्सिमम बारिश की पानी को कलेक्ट कर पाओगे। अगर तुम इसको ऐसे रख रहे हो तो कम पानी कलेक्ट कर पाओगे, और अगर तुमने ऐसे रख दिया तो बारिश का पानी बिल्कुल कलेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। सो सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हमने ये जो प्लेनर बॉडी इसको कैसे रखा है उस पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा, ठीक है। हाउ इट विल डिपेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, क्या पढ़ा था हमने, ई डॉट डी एस या ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो एरिया को हमने वेक्टर की तरह ट्रीट किया था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज माय प्लेनर बॉडी, इसके थ्रू मुझे फ्लक्स निकालना है। एरिया वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, सो एरिया वेक्टर इज सिंपली नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर क्या होता है तुम्हारा, एरिया वेक्टर अगर मैं बोलूं, वहां भी मैंने बताया था, सो दैट इज नथिंग बट नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो नॉर्मल टू द सरफेस ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल क्या हो गया, ये थीटा। सो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएस, ठीक है, बी डीएस कॉस थीटा, है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, सो दिस इज द लॉ। सो दिस इज योर व्हाट, लॉ। नाउ अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे भी क्या गॉसेस लॉ है, अगर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो हमारा गॉसेस लॉ था वो कैसा था, क्या था बताओ, सबको याद होगा, ई डॉट डीएस थ्रू क्लोज सर्फेस, दैट वाज अ क्लोज सर्फेस, यानी कि दैट इज नॉट अ प्लेनर बॉडी। क्लोज सर्फेस का मतलब क्या होता है, दिस इज योर ओपन सर्फेस, ठीक है, दिस इज योर ओपन सर्फेस। क्लोज सर्फेस का मतलब 3D सर्फेस, जैसे ऐसे कोई भी एक क्यूब ले लो या क्यूबॉइड ले लो या सिलेंडर ले लो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लोज बॉडी, राइट। सो electric flux through closed body is equal to what, q enclosed by epsilon naught, यही था ना। अगर सेम चीज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए करें, सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा कुछ बक्सा ले लिया, कुछ भी क्यूबॉइड जैसा, इसके अंदर मैंने एक मैग्नेट को रख दिया, ठीक है, एक मैग्नेट रख दिया, और उसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने हैं, तो क्या होगा, कोई वैल्यू बता सकता है मुझे। तो सेम ऐसे यूज करने की कोशिश करो, बी डॉट डीएस फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस वाज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस वाज इन इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, अगर इसके अंदर क्यू चार्ज है तो। नाउ यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह तो म्यू नॉट यूज करेंगे। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक चार्ज वैल्यू दैट वी कैन टेक। अब देखो मैग्नेटिक चार्ज, मैं प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को पढ़ा रही थी कि जो मैग्नेट होता है उसका एक पोल को नॉर्थ बोलो, दूसरे को साउथ बोलो, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, जिसके पोल स्ट्रेंथ को +m लिखते हैं और यहाँ पे -m। सो मैग्नेटिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, ये +m है, ये -m है, लेकिन ये भी मैंने बताया था कि मैग्नेट को हम कभी भी इस तरह से नहीं ब्रेक कर सकते कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट हो जाए। हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा, एक साथ होगा, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैंने एक मैग्नेट को इसके अंदर रखा है, यानी कि मैग्नेट को रखने का मतलब कि पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज दोनों को ही रख रही हूँ, यानी कि टोटल मैग्नेटिक चार्ज इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये बताओ, टोटल मैग्नेटिक चार्ज क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा।
क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि नो मैटर तुम कितने नंबर ऑफ मैग्नेट रख रहे हो, सपोज कर लो तुमने 10 डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैग्नेट्स को रखे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के रखे, नो मैटर हाउ मेनी नंबर यू आर टेकिंग, मैग्नेटिक चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि हम नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंटू जीरो, यानी कि ये जीरो के बराबर, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट. Let me know if anyone has any doubt. किसी को कोई डाउट है? Anyone any doubt? ठीक है, चलो. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने कैसे डिफाइन किया? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है. अब देखो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला, है ना. और मेरा फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है हमारा बी डॉट ए, यानी कि फाइव बी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर. अब देखो दिस यूनिट इज कॉल्ड वेबर, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? वेबर, इसको वेबर बुला रहे हैं. ठीक है. सो एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज व्हाट? वेबर. अगर ये वेबर है तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? टेस्ला तो बोलते हैं, उसके यूनिट को और क्या बोल सकते हैं? वेबर मीटर स्क्वायर, है ना. यहाँ से इसको डिराइव कर सकते हैं. डन. सो दिस इज दिस, यू हैव टू रिमेम्बर इट. अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछता है कि वेबर का डायमेंशन निकालो, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये क्या है. सो दिस इज बेसिकली फ्लक्स का यूनिट. डन. ऐसा यूनिट. फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई. अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें तुम्हें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए समझने के लिए, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, समझते जानिए. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा क्या हो रहा है. यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट है ना. जब इस मैग्नेट को रेस्ट में रखा है, तुम लोग ध्यान से देखना, जब मैग्नेट रेस्ट में है तब क्या हो रहा था? ये बल्ब नहीं जल रहा है ना. देखो रेस्ट में है, बल्ब नहीं जल रहा है. जैसे ही ये मूव कर रहा है बल्ब जल रहा है. दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि तुम ध्यान से देखो, जब मैग्नेट को इधर की तरफ ले जा रहे हैं और जब मैग्नेट को वापस इधर की तरफ ला रहे हैं, तब तुम्हारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डिफरेंट है. ध्यान से देखो फिर से, मैंने बोला जब रेस्ट में है नो करंट, जब वो इधर जा रहा है तो करंट देखो ऐसे है, और जब ये इधर आ रहा है तो करंट ऐसे कुछ है ना. यानी कि देख रहे हो, जब जब मैग्नेट का मोशन इधर है, मैग्नेट का मोशन, मोशन को मैं इधर लिखती हूँ, तब मेरा करंट फ्लो जो है लूप में वो कैसे है? इधर. ठीक है, वो इधर है. और जब मोशन इधर हो रहा है तब तुम्हारा किधर होगा? तब किधर है करंट का फ्लो? कुछ ऐसे है, दिख रहा है, ऑपोजिट हो रहा है. तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या मिला कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर अ कॉइल, नो करंट फ्लोज इन द कॉइल, है ना. As the bar magnet moves with respect to coil, current starts flowing in the coil, है ना. सेकेंड. और थर्ड क्या है? direction of current changes depending upon the direction of motion of pole, है ना. direction of current changes depending upon the direction of motion of pole. I said when my magnet is moving in this direction, current is flowing like this, and when it is moving, this magnet is moving away from the coil, current is flowing in a opposite sense. ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है. सो दिस आर द ऑब्जर्वेशन. अभी हम लोग रीजन बाद में देखेंगे ऐसे क्यों हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ, ये हम लोग लेंजेस लॉ से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं. सो दिस थ्री आर आवर ऑब्जर्वेशन. दिस वाज फैराडे एक्सपेरिमेंट 1. सो एक्सपेरिमेंट 1 में हमने क्या लिया? एक बार मैग्नेट लिया, है ना. हमारा एलिमेंट क्या क्या था? एक बार मैग्नेट था, और दूसरा क्या था? एक कॉइल था. एक कॉइल था जिसमें एक बल्ब अटैच था. ठीक है, दो चीजें हमने ली, और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया? ये और ये.
अब देखो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने और चीजें की, ठीक है। सो इस टाइम उन्होंने क्या लिया, चलो ठीक है, तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट 1 का जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द बार मैग्नेट देन व्हाट इज हैपनिंग, तब इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। यानी कि जब रेस्ट में था तो नो करंट, लेकिन जब वो दूर जा रहा हो या पास आ रहा हो, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तब तुम्हारा बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। तो कंक्लूजन ये था फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस बार बार मैग्नेट नहीं लिया, इस बार उन्होंने 2 कॉइल्स लिए, ठीक है, 2 कॉइल्स लिए। देन करंट कैरिंग कॉइल विल टेक इन प्लेस ऑफ अ बार मैग्नेट हियर। तो बार मैग्नेट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इनिशियली हमारे पास एक बार मैग्नेट था और अभी हमने क्या ले लिया, एक ऐसा कुछ कॉइल ले लिया, यानी कि सोलेनोइड जैसा कुछ ले लिया, है ना। अब देखो सोलेनोइड भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ ऐसे, है ना। इफ डायरेक्शन इज दिस देन दिस विल बिकम साउथ पोल, दिस विल नॉर्थ पोल। सो दो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कॉइल लिया है, फिर भी ये बार मैग्नेट की तरह ही है क्योंकि इसके पास भी साउथ और नॉर्थ पोल होगा, है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैग्नेट, बट दिस इज नॉट directly a bar magnet, but this is a bar magnet getting formed when current is flowing through this coils, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल्स को लिया हमने। अब क्या कर रहे, देखो यहाँ पे भी सेम ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर कॉइल रेस्ट में है, अगर कॉइल तुम्हारा रेस्ट में है तो बल्ब क्या हो रहा है, बल्ब डजंट ग्लो, ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है। सेम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जैसा रीडिंग होगा। सेकंड उनका ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि व्हेन वी आर मूविंग द कॉइल, दिस कॉइल टुवर्ड्स अनदर कॉइल, व्हाट इज हैपनिंग, करंट इज गेटिंग जनरेटेड। और सेकंड जब हम कॉइल को दूर ले जा रहे हैं तो भी करंट जनरेट हो रहा है। ओनली डिफरेंस इज कि जो करंट जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, जस्ट एज बिफोर। डन। तो उनका कंक्लूजन क्या था और उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ बार मैग्नेट current is induced only if there is a relative motion, ठीक है, same as that. Done. So relative motion between current carrying coil and closed loop induces current in the coil. अब उन्होंने क्या किया ना, अब वो सोच रहे थे कि चलो एक और थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें मोशन को ही बंद कर देते हैं, डन, और करंट को चेंज करते हैं। तो उन्होंने देखो कुछ ऐसा लिया, कॉइल को क्या कर दिया, यहाँ पे भी 2 कॉइल्स ही लिया, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉइल मूव नहीं कर रहा है। ये कॉइल भी तुम्हारा किस में है, रेस्ट में है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया ना, 2 चीजें की। एक बार ये किया कि एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे एक की था, जैसे देखो यहाँ पे ये की है, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0 सपोज कर लो तुम्हारा सर्किट कुछ ऐसा है एंड दिस इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी थ्रू की। फर्स्ट कॉइल कुछ ऐसा है, ठीक है। तो तुम्हारा जो की है वो ओपन है, अगर की ओपन होगा करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। एट t इक्वल टू 0 उन्होंने क्या किया, की को क्लोज किया, और जैसे ही की को क्लोज किया, द मोमेंट ही क्लोज द की, व्हाट हैपेंड, ये बल्ब ग्लो किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको बंद रहने दिया, की को क्या रहने दिया, बंद रहने दिया। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अब कोई चेंज, अब इस केस में क्या हो रहा था, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। ध्यान से सुनो, मेरे कहने का मतलब ये था कि द मोमेंट हमने की को क्लोज किया, यानी कि जब की क्लोज नहीं था तो करंट क्या था, 0 था। जैसे ही हमने करंट को चेंज किया, करंट क्या हो गया, कुछ पॉजिटिव करंट मिला, है ना। तो करंट का वैल्यू चेंज हुआ द मोमेंट वी क्लोज द की, करंट का वैल्यू चेंज हुआ 0 से समथिंग पॉजिटिव, राइट। और उस वक्त मुझे बल्ब में क्या दिखा, ग्लो दिखा, यानी कि इस कॉइल में, जो सामने वाले कॉइल है उसमें करंट जनरेट हुआ होगा, है ना, तभी बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन जबकि लॉन्ग टाइम तक क्लोज है तब ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें जब करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, आई सम पॉजिटिव वही रह रहा है, उस वक्त ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है, उस वक्त ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अगेन उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने उसके बाद की को ओपन किया, फिर से क्लोज करने के बाद, जैसे ही द मोमेंट, सपोज कर लो 2 सेकंड के बाद उन्होंने की को फिर से क्या किया, ओपन कर दिया। जैसे ही उन्होंने की को ओपन किया, द मोमेंट ही ओपन, व्हाट हैपेंड, अगेन ये बल्ब ग्लो किया।
तो जब की को ओपन किया तो करंट का क्या स्टेटस था, करंट यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव से कहाँ चला गया, जीरो पे चला गया, ऑल ऑफ सडन करंट चेंज हुआ। की क्लोज किए थे तो क्या हुआ था, जीरो से पॉजिटिव पे गया था, है ना। यानी कि फर्स्ट केस में करंट इंक्रीज हुआ था, सेकंड केस में करंट डिक्रीज हुआ था। लेकिन जब करंट कांस्टेंट था तब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, तुम लोग ध्यान से सोचो, करंट चेंज होना मतलब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना, और इसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी फील होगा, इस रीजन में भी फील होगा, होगा ना, समझ रहे हो। यानी कि फर्स्ट के थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, देन सेकंड के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हो, सेकंड कॉइल के थ्रू वो चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तब तब बल्ब ग्लो कर रहा है। यानी कि 3 एक्सपेरिमेंट से उनका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये निकला कि जब कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तब करंट जनरेट होगा। जैसे अब चलो बैक टू 1 2 3 चलते हैं। 1 के केस में क्या हो रहा था, देखो ये जो नॉर्थ पोल है, इससे क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे, है ना। जब ये नॉर्थ पोल पास आएगा तो इसके थ्रू ज्यादा फ्लक्स जाएंगे, है ना, जब दूर जाएगा तो फ्लक्स कम जाएंगे। यानी कि ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग, फ्लक्स थ्रू दिस सेकंड कॉइल इज चेंजिंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी देखो क्या हो रहा है, ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। व्हेन इट इज कमिंग क्लोजर, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हेन इट इज गोइंग अवे, फ्लक्स क्या होगा, इसके थ्रू डिक्रीज होगा। और जब ये रेस्ट में होगा तब क्या हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और उस केस में तुम्हारा करंट जनरेट नहीं हो रहा। तो मेन कंक्लूजन हमारा क्या निकला 3 एक्सपेरिमेंट से, अगर तुम देखो तो क्या मिला हमें, टाइम वैरिंग करंट इन द कॉइल इंड्यूसेस करंट इन द क्लोज लूप, है ना। यानी कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, अगर मैं इसको सेकेंड वे में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी, चेंजिंग फ्लक्स जनरेट्स व्हाट, जनरेट्स करंट। किसी को कोई भी दिक्कत है ये 3 एक्सपेरिमेंट समझने में और कंक्लूजन को समझने में, एनीवन। चलो पहले पूछ लेती हूँ तुम सबसे, उसके बाद आगे क्लास ले जाऊंगी। लेट मी नो, एनीवन हैविंग एनी डाउट। ओके, नो डाउट, ठीक है चलो। सो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अब इस तीनों एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे दिख रहा है, करंट इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग लूप बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द लूप। अब देखो इस मैग्नेट को तुम देखो पास ले जा रहे हो, क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में जो फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, मिडिल से जो दिखाया गया है ना फील्ड लाइन से। देखो जब पास जा रहा है तो काफी क्राउड हो रहा है, जब दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दूर जा रहा है तो अगेन चेंज हो रहा है, लेस हो रहा है ना। और जब ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा तो भी समवॉट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है ना। जब वर्टिकल मोशंस करेगा तो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। उस केस में करंट जनरेट होने का चांस क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्लो किया, ऐसे ग्लो किया, जब ऊपर जा रहा है तो देखो बहुत ही स्लाइट ग्लो कर रहा है ना, क्योंकि फ्लक्स चेंज इज वेरी स्लाइट। तो मोर फ्लक्स विल चेंज थ्रू दिस कॉइल, more amount of current will get generated. So this is conclusion. Okay. अब यहाँ पे देखो, अब देखो फैराडे लॉ को हमने समझ तो लिया एक्सपेरिमेंट से, मैथमेटिकली इसका क्या मतलब हुआ। तो मैथमेटिकली उन्होंने क्या बोला, उनका कंक्लूजन क्या था कि if magnetic flux is changing through a coil, if phi b is variable, तो क्या हो रहा था, करंट जनरेट हो रहा था इस लूप में। करंट जनरेट होने का मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा इस लूप में कहीं ना कहीं, है ना। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ रहे हो, यानी कि ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू को उन्होंने क्या बोला, माइनस ऑफ
डी फाई बी बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को ही ईएमएफ का वैल्यू बोला। और ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है वो हम लेंजेस लॉ से देखेंगे। ये बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ये किसकी बात करेगा, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ की। और ये तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो अगर तुम्हें किसी भी लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है और वहां पे अगर तुम्हें ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही क्या होगा, ईएमएफ होगा। डायरेक्शन निकालना हम लोग किससे सीखेंगे, लेंजेस लॉ से। तो वो मैं आगे बताऊंगी। ई को क्या लिखोगे, ऐसा, ठीक है। नेगेटिव साइन इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। चलो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे ईएमआई के। तो देखो मैं ना बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाती हूँ। सपोज कर लो, ध्यान से बस तुम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को ध्यान से समझना। ऐसा कुछ लूप है, ठीक है। फॉर सम रीजन आई एम अनेबल टू टर्न ऑन द कैमरा एक्चुअली, प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट हियर, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना तुम लोग प्लीज। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज कर लो मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल और ये है तुम्हारा साउथ पोल। सपोज मैंने क्या किया, ये मेरा मैग्नेट था रेस्ट में P इक्वल टू 0 पे। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी एनर्जी लगाई अपनी तरफ से और मैग्नेट को धक्का दिया, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ एनर्जी इन्वेस्ट की। सपोज करो मैंने एनर्जी इन्वेस्ट की 0.1 जूल। सो 0.1 जूल एनर्जी इन्वेस्ट करके मैंने इसको पुश किया टुवर्ड्स द कॉइल। अभी देखो इनिशियली कॉइल में कोई करंट नहीं है, ठीक है। कॉइल क्या है तुम्हारा, विदाउट एनी करंट है। मैंने इसको पुश किया। अब जैसे ही मैं इसको इधर की तरफ पुश करूंगी तो क्या होगा, इससे फ्लक्स कुछ, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे, इसके होंगे ना। आई एम रियली सॉरी, आई कांट टर्न ऑन द कैमरा, आई एम वेरी मच सॉरी, बट प्लीज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तुम इस मैग्नेट को इधर की तरफ लेकर जाओ, इधर की तरफ लेकर जाओ। अब क्या होगा, क्या होगा तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, होगा ये कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे जैसे ये इधर जाएगा इसके थ्रू आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि साउथ पोल इसको अप्रोच कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से बोलूं तो जैसे जैसे ये मैग्नेट इधर जाएगा, लेट मी राइट इट इन अ स्टेटमेंट, व्हेन इफ इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, magnetic flux will what, magnetic flux will increase। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें करंट जनरेट कैसे होगा। तो सपोज कर लो मैंने करंट को सपोज कर लो ऐसे कुछ जनरेट किया, ऐसे जनरेट हुआ, ठीक है। अब तुम लोगों को मैंने बताया था कॉइल्स में नॉर्थ और साउथ पोल कैसे निकालना है ना, बताया था ना। जैसे ये वाले कॉइल ले लो, इस कॉइल के लिए जैसे मैंने बताया था कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स होता है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स की तरह बिहेव करता है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे तो किधर होगा, राइट हैंड के 4 फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब तुम्हें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि इस केस में ये नॉर्थ पोल है और इसका बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल होगा। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर करंट के डायरेक्शन में तुम फिंगर को कर्ल कर रहे हो, राइट हैंड फिंगर को, सभी लोग करो प्लीज, करंट के डायरेक्शन में अगर फिंगर को कर्ल कर रहे हो तो तुम्हारा थंब जो है वो इधर जा रहा होगा, है ना, सबका आ रहा है। तो कहने का मतलब कि जो मैग्नेट को फेस करता हुआ, ये बार मैग्नेट को फेस करता हुआ जो कॉइल का फेस होगा वो कौन से पोल को बनाएगा, नॉर्थ पोल, और इधर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। अग्री, डन। सबसे पहले ये समझो कि मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन अज्यूम किया है। मैंने अज्यूम किया है कि सपोज कर लो करंट तो जनरेट होगा फैराडे लॉ से, मैंने अज्यूम किया है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया तुम्हारा साउथ पोल, डन। अब ऐसा होने से देखो क्या होगा, अब ये मैग्नेट इधर जा रहा था, जैसे ही इसका मोशन हुआ इसमें करंट फ्लो हुआ सच दैट ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया,
डन। अब देखो इसका साउथ पोल पास जा रहा है और इधर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ है, तो ये नॉर्थ पोल इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। induced north pole, this is induced north pole, right? So this is induced north pole. जो इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी इधर जाते वक्त क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। और जैसे जैसे ये पास आएगा इसकी एनर्जी और इंक्रीज होगी, क्योंकि और अट्रैक्शन होगा। तो तुम देख पा रहे हो कि ये जो मैग्नेट है, जैसे वो कॉइल के पास पहुंचेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेटली दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन 0.1 जूल, जो मैंने दिया था इसको पुश करने के लिए, है ना। तो इसके पास ये हाई काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आया। लेकिन तुम ध्यान से देखो कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, दैट इज द क्वेश्चन नाउ, है ना। जैसे हमने पढ़ा है एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। एनर्जी क्या होता है, कंजर्व। तो मैंने उसको पुश किया, कितनी एनर्जी दी, 0.1 जूल। तो इस मैग्नेट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 0.1 जूल, है ना। लेकिन यहाँ पे उससे काफी ज्यादा आ रहा है, और ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम, है ना। कोई सोर्स नहीं दिख रहा। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह से चेंज नहीं हो सकती, इस तरह से बहुत हाई वैल्यू में इंक्रीज नहीं हो सकती। डन। तो हमने जो अजम्पशन लिया था करंट के इस डायरेक्शन को लेकर, वो अजम्पशन हमारा गलत है। तो करंट किधर फ्लो करेगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैग्नेट था, नॉर्थ था, साउथ था, और मैंने कॉइल कैसे लिया था। देखो ये सबको समझना है, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज बताना। अब देखो ये कैसे होगा, ऐसे हो। डन। करंट फ्लो हुआ। प्रीवियस केस को और ध्यान से समझो, मैंने इसको एनर्जी दिया 0.1 जूल, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे करंट जनरेट हुआ। जब करंट जनरेट होगा तो यहाँ पे जो तुम्हारा करंट की वजह से जो एनर्जी यानी हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी भी जनरेट हो सकती है। H इक्वल टू क्या लिखोगे, I²RT। तो कहने का मतलब कि जो मैंने एनर्जी मैग्नेट को दिया वही एनर्जी हीट के फॉर्म में यहाँ पे अपीयर होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर इसके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आती हुई दिख रही है, तो वो कहाँ से आएगी, उसका कोई सोर्स नहीं नजर आ रहा है, यानी कि वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब सेकंड केस में ले रही हूँ, उसके बाद मुझे बताना अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड बस मैं उसको समझा रही हूँ सही से। करंट के डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, अगर ऐसे करोगे तो नॉर्थ पोल किधर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द फेस ऑफ बार मैग्नेट, और साउथ पोल इधर होगा। अब देखो मैंने इसको एनर्जी कितनी दी, 0.1 जूल एनर्जी देकर पुश किया, इसमें आई थोड़ी काइनेटिक एनर्जी, ये इधर जा रहा है। जैसे जैसे ये इधर जाएगा यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हुआ, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अभी क्या हो रहा है, रिपल्सन। और अगर रिपल्सन होगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, लेकिन इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी कितना दिया था, 0.1 जूल। वो कहाँ गया, तो वो यहाँ पे हीट एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। ठीक है, सो अब मुझे एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव होता हुआ दिख रहा है ना। डन। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे, अब फाइनल स्टेटमेंट पे आते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, जिस वजह से इंड्यूस हुआ है उस वजह को वो अपोज करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये करंट इंड्यूस क्यों हुआ था, क्योंकि साउथ पोल मैग्नेट का इधर जा रहा था। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो साउथ पोल को इधर जाने से रोकेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो लेंजेस लॉ यही कहता है कि जब हमें फॉर्मूला मिला ईएमएफ का -d∅dt, ठीक है, सो ये डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऐसे होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये साउथ पोल पास जा रहा था, जैसे जैसे पास जाएगा इसके थ्रू ऐसे फ्लक्स क्या होंगे, ऐसे फ्लक्स इंक्रीज होंगे, है ना। तो इस जो इंड्यूस करंट है वो फ्लक्स इंक्रीज को
अपोज करेगा, उसके लिए वो मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे रिपल्सन के लिए तुम्हारा करंट कैसे जनरेट होना चाहिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, अभी तक समझ में आया है नहीं? आगे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। अभी तक कितना समझ में आया वो बता दो, किसी को डाउट है तो बोलो। डायरेक्शन कैसे निकालना है? सिंपल है, जिस वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, ये जो डायरेक्शन है वो उस वजह को अपोज करेगा। सिंपल। अगर साउथ पोल आने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है तो वो आते हुए साउथ पोल को अपोज करेगा, यानी कि वो साउथ पोल जनरेट कर लेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि सपोज कर लो मेरा जो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये कॉइल है, नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, तो इस कॉइल में अब ऐसे करंट जनरेट होगा सो दैट इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो और इधर साउथ, तो करंट ऐसे जनरेट होगा। सिमिलरली अगर मेरा मैग्नेट ऐसा है, साउथ है, नॉर्थ है, सपोज कर लो यहाँ पे कॉइल है और मैं मैग्नेट को इधर ले जा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, इसमें करंट क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि नॉर्थ पोल अवे जा रहा है। नॉर्थ पोल क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से कॉज को पहले ध्यान से लिख लिया करो, ठीक है? सो नॉर्थ पोल अवे जा रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, नॉर्थ पोल को अवे से पास लाएगा। अवे जा रहा है ना, उसको पास लाएगा, यानी कि इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा इंड्यूस्ड करंट। उसके लिए उसे यहाँ पे साउथ पोल जनरेट करना चाहिए और यहाँ पे नॉर्थ पोल। ये कब पॉसिबल है, जब करंट ऐसे। समझ रहे हो? इस तरह से निकालना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, किसी को डाउट हो तो बताना। चलो ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो दो दो मैग्नेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन तुम कोई भी एक पे कंसंट्रेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकाल लो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दो चीजें ऐसी दी हुई है तो कोई एक को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके, आई गॉट वन आंसर। JNV भावनगर, yes, this is a question from your NCERT again. चलो others please. Very good, one answer I got. Others, come on. Krishna, sorry. उदय, विजेंद्र, अब देखो मैं सबका नाम स्टार्ट करूंगी लेना। हार्दिक, अनीशा, हिमांशी, भगत, दर्शन, जयदीप, कौन बच गया? चलो जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया? ओके, करंट का डायरेक्शन बता रहे हो ना? ओके, यस, दैट इज ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशी। चलो, सो अगर करंट का डायरेक्शन, हाँ, इन फ्रंट साउथ पोल जनरेट होगा। अच्छा, इधर से देख रहे हो तुम, इधर से देख रहे हो मुझे लग रहा है, तो इधर साउथ पोल होगा। हाँ, इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। डेफिनेटली ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इधर से नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो करंट इंड्यूस इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर से साउथ पोल पास आ रहा है, तो इंड्यूस करंट इधर ऐसे इंड्यूस होगा कि ये साउथ पोल को रिपेल करेगा, यानी कि इधर साउथ पोल। अब देखो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो करंट कैसे जाएगा? जो तुम्हारा राइट हैंड का 4 फिंगर्स है ना, उसको करंट के, उसको कॉइल के डायरेक्शन में कर्ल करो। देखो थंब किधर जा रहा है। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो तुम्हारा थंब इधर जाना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है ना। और अगर थंब ऐसे जा रहा है तो तुम्हारा फिंगर कैसे कर्ल कर रहा होगा, ऐसे। तो फिंगर ऐसे कर्ल किया, करंट का डायरेक्शन ये है।
सभी ने करंट का डायरेक्शन सही बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि कैपेसिटर का पोलैरिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखो एक स्टेप अहेड जाते हैं हम लोग, हमने ये तो पढ़ लिया कि ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसको इसको बैटरी की तरह कॉइल में लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक काम करो, मेरा जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लो, ये नेगेटिव, कॉइल ऐसे बना लो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कैपेसिटर का ये प्लेट भी दिया हुआ है ए और बी, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, यानी कि जो इंड्यूस सीएमएफ है उसका पॉजिटिव पोलैरिटी ये होगा, नेगेटिव ये होगा, है ना। तो जेनवी भावनगर से मुझे आंसर भी मिला था कि ए जो होगा प्लेट वो पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ए प्लेट जो है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और बी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। डन। सो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल लोगे, उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें इस बैटरी को लूप में लगा के भी देखना होगा टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लगाया। इस तरह से क्यों लगाया, क्योंकि करंट मेरा ऐसे जा रहा है, तो कहीं इधर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, है ना, क्योंकि करंट निकलता है पॉजिटिव से और एंड करता है नेगेटिव, कुछ ऐसा। एवरीवन गॉट इट? चलो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। चलो कम ऑन, तुम लोग बड़े अच्छे हो, सब लोग सॉल्व करोगे। एवरीवन पार्टिसिपेट, ठीक है। आंसर रॉन्ग राइट यू डोंट टेक केयर ऑफ दैट, उसकी चिंता मत करो। ओके कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, एक काम करो, एक बार और सोचो, ध्यान से सोचो। जो अभी तक मैंने बताया ना, आंसर बस वहीं पे रखा हुआ है। जेनबी भावनगर, यस। हार्दिक, भगत, भागवत, भागवत सॉरी, भागवत, उदय, सबका सही है। क्या होगा यहाँ पे देखो, कृष्णा, आस्था, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल, यस कृष्णा। सो नॉर्थ पोल क्या है, पास आ रहा है ना। सो नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से रीजन क्या है करंट इंडक्शन का, नॉर्थ पोल का पास आना। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो नॉर्थ आते हुए, पास आते हुए नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब नॉर्थ पोल ऊपर फेस पे जनरेट हो, और ऊपर वाले फेस पे नॉर्थ पोल कब जनरेट होगा, जब तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना। यहाँ तो करंट की डायरेक्शन भी हमें नहीं निकालनी, सो नॉर्थ पोल जनरेट हुआ। अब देखो नॉर्थ पोल जनरेट होने का मतलब क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। हार्दिक, व्हाट इज दिस? ओके सो यहाँ पे हमने ये जो मेरा, ओके नोबडी प्लीज ओपन द लिंक, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इट इज कमिंग डाउन। सो इस पे जो एक फोर्स लगेगा दैट इज योर एम जी, एम जी लगेगा डेफिनेटली। उसके बाद क्या होगा, इस पे क्या लगेगा, ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। सपोज कर लो इस फोर्स का वैल्यू कुछ एफ बी है, ठीक है। तो नेट फोर्स इस मैग्नेट पे कितना लग रहा है, एफ नेट अगर देखोगे तो कितना लग रहा है, एम जी माइनस एफ बी। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, एम जी माइनस एफ बी बाई एम। सो दिस इज डेफिनेटली लेस देन व्हाट, जी। सो आंसर विल बी व्हाट, ए इज लेस देन जी। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नो मैम, ओके।
चलो ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल डिस्कस मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ को हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस तक भी जाएंगे। ठीक है, सो कल का क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कल के क्लास में मिलते हैं फिर से विथ मोर बेटर एनर्जी एंड विथ मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। चलो।